हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं पहले, ठीक है। आप उनको देखिएगा ध्यान से और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक है। आप के जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियोस देखिए, हमारे पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, ठीक है। और उससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे और आपका बार बार प्रैक्टिस होता जाएगा। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप उसको कर ले जाएंगे, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और थ्योरी की जो क्लासेस चल रही हैं वो भी आप देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको आइडियाज लगेगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। हम आज पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी आ रहा है आपका पहला क्वेश्चन। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट आ नहीं रहा है, हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ फॉर प्लांट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादपों हेतु सूक्ष्म पोषक होता है, ठीक है। सूक्ष्म पोषक, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। एक होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो जो पौधों में जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, पौधों में जो कुल 17 तत्वों को जो है, कुल 17 तत्वों को माना गया है कि ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल अनिवार्य हैं। 17 तत्व, ठीक है। देखिए 17 एलिमेंट को प्लांट्स में माना गया है कि ये एसेंशियल एलिमेंट हैं, ठीक है। 17 एलिमेंट जो है ये एसेंशियल एलिमेंट है फॉर प्लांट्स, ठीक है। 17 एलिमेंट्स, तो उसमें कुछ मैक्रो एलिमेंट्स हैं, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैक्रो एलिमेंट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका मैक्रो में जिसे दीर्घ पोषक तत्व बोलते हैं, तो मैक्रो में आपका आएगा हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम आपका आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, ठीक है, और सल्फर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो और यहाँ क्या पूछा है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब हम देखते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका जो है बोरॉन आ गया, ठीक है, बोरान आ गया, क्लोरीन आ गया, कॉपर आ गया, आपका मोलिब्डेनम आ गया, ठीक है, निकिल आ गया, जिंक आ गया, मैंगनीज आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपका कौन सा इसमें एलिमेंट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, कौन सा एलिमेंट इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका जो है मैंगनीज है, ठीक है, मैंगनीज है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका कार्बन हो गया, सॉरी कार्बन आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ गया, बोरान आ गया, क्लोरीन आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, जिंक आ गया, ठीक है, मैंगनीज आ गया आपका, ठीक है, मोलिब्डेनम, निकिल, तो ये आपका आ गया। तो उसमें से देखिए पोटेशियम, सल्फर और ये मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पे आ जाइए मैंगनीज है। मैंगनीज क्या है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, मैंगनीज आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आप याद रखिएगा जो भी सिंगल वर्ड है जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और जो क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, ठीक है, बोरॉन है, जिंक है, मैग्नीशियम, ये आपका मैंगनीज है, ये सब आपका जो डबल डिजिट है ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और 17 तत्व जो है, 17 एलिमेंट जो है प्लांट्स के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हम मानते हैं, एसेंशियल एलिमेंट माना गया है।
तो उसमें से देखिए आपका कुछ मैक्रो है कुछ माइक्रो है, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, 17 और ये सारा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following is a micronutrient? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन, ठीक है। तो इसमें कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, अब क्योंकि ये सिंगल है, आपने इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट में देखा था, ठीक है। कैल्शियम आपने देखा था, ठीक है, इसमें आपका मैग्नीशियम देखा था, ठीक है, ऑक्सीजन देखा था उसमें। अब आप देखिए आयरन जो है, आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। आयरन जो है क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें कैल्शियम, क्योंकि इसमें देखिए कैल्शियम जो है और क्या बोलते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन ये नहीं है होगा इसमें। आयरन जो होता है ये क्या है आपका? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आप याद रखिएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? विच क्रॉप इज मोस्ट रिच इन प्रोटीन? कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है? तो आपको हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन के लिए हम क्या खाते हैं, ठीक है। कौन सी फसल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है? तो आप ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या है, राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट। तो आप सीधे देखकर बता देंगे कि पल्सेस में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। विच क्रॉप इज मोस्ट रिच इन प्रोटीन? पल्सेस जो है रिच इन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, रिच इन प्रोटीन होते हैं पल्सेस, ठीक है। दलहन, दलहन के पौधों में, दलहन जिसमें आते हैं, ठीक है, दलहन में पल्सेस जो है वो प्रोटीन रिच सोर्सेस होते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको प्रोटीन की अगर जरूरत होती है तो आप वो बोलते हैं कि आप दाल खाइए, ठीक है, दाल खाइए, क्योंकि दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो दाल, दलहन जो है पल्सेस, वो ये वनस्पति जगत में प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत है। जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, ये सब क्या है आपके दलहन के पौधे हैं, ठीक है, दालों में आते हैं, ये पल्सेस में आते हैं, ठीक है। और इसमें इसके कुल वजन का जो है 25%, इसके कुल वजन का 25% जो है सिर्फ क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन कंटेंट होता है 25% इसके कुल वेट का, ठीक है। तो पल्सेस आप देखिए, पल्सेस बहुत वो है, और इसमें ये फलीदार पौधे लेग्यूमिनस प्लांट की तरह ये काम करते हैं। बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इनके रूट्स में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इनके रूट में लेग्यूमिनस प्लांट में, जो क्रॉप रोटेशन में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आप लेग्यूमिनस प्लांट को पल्सेस प्लांट को आप लगाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप उस फसल को काट करके नई फसल उगाते हैं अपने खेतों में तो उसकी उपज बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन के टाइम में कि लेग्यूमिनस प्लांट लगा देता है इंसान। लेग्यूमिनस प्लांट लगाने के बाद आप जो भी फसल बोएंगे बहुत अच्छी उपज होगी उसकी, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है? उनकी जड़ में नोड्यूल्स आ जाते हैं, जैसे इनके जड़ होते हैं इसमें नोड्यूल्स आ जाते हैं, ऐसे 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 होते हैं। नोड्यूल्स में क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, और इससे पल्सेस में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, Which of the following nutrient play an important role in sugar translocation in plants? ठीक है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इस यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला है आपका आयरन, दूसरा है जिंक, तीसरा है बोरॉन, चौथा है मैंगनीज, ठीक है, चौथा है मैंगनीज आपका। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए बोरॉन हेल्प करता है, ठीक है। बोरॉन क्या करता है? हेल्प करता है शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि बोरान पौधों में बोरेट या टेट्राबोरेट, देखिए बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में क्या होता है इसमें, ये पौधों में अवशोषित किया जाता है, ठीक है। जब ये पौधों में मिट्टी से अवशोषित किया जाता है इनके रूट्स के द्वारा तो ये बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में जो है ये अवशोषित किया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि पौधों में शर्करा, जो शुगर का स्थानांतरण, शुगर का ट्रांसलोकेशन ये पौधों में करते हैं।
कौन करता है? बोरान करते हैं, ठीक है। ये टेट्राबोरेट या बोरेट के रूप में पहले तो एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद ये सुगर का ट्रांसलोकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है, रूट नोड्यूल्स बनने के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं ये। और ये शुगर का ट्रांसलोकेशन करते हैं पौधों में। कौन करता है? बोरान, ठीक है। तो ये ध्यान से रखिए, देखिएगा बहुत सारे, ये आपका क्वेश्चन जो है ये पीजीटी के बॉटनी एग्जाम में 2013 में पूछा गया था, ठीक है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं या फिर इसके ऑप्शन से रिपीट कर दिए जाते हैं। तो आप देखिएगा बोरान जो है इसका सही आंसर है। बोरान किस में हेल्प करता है? सुगर के ट्रांसलोकेशन में। या फिर ये पूछ लेगा कि ये मिट्टी से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बोरेट या टेट्राबोरेट के फॉर्म में इनका अवशोषण होता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। Which one of the following is a constituent of nitrogenase? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? नाइट्रोजिनेज का एक घटक कौन सा है बताइए। इसमें देखिए मैग्नीज, मोलिब्डेनम, पोटेशियम हो गया आपका, और यहाँ आपका मैग्नीज हो गया। मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पोटेशियम और मैग्नीज। तो देखिए आप इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया आपका मोलिब्डेनम, ठीक है। मोलिब्डेनम जो है ये क्या करता है? ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, देखिए मोलिब्डेनम हेल्प करता है आपका नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, ठीक है। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में ये हेल्प करता है मोलिब्डेनम। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है इसको एक्टिव करने में, इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है मोलिब्डेनम। क्योंकि जब नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है एक्टिवेट होगा तभी क्या होगा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा रूट्स के नोड्यूल्स में, ठीक है। रूट्स के नोड्यूल्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। तो मोलिब्डेनम जो है इस एंजाइम को सक्रिय करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका कह सकते हैं कि घटना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये घटना होती है कि इसमें क्या होता है कि मोलिब्डेनम जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं वहां पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? मोलिब्डेनम, ठीक है। और ये बोला जाता है, और बार बार क्वेश्चन में ये पूछता है आपका, ये भी आपके पीजीटी एग्जाम के 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पीजीटी में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है? मोलिब्डेनम। या मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर कॉशन इज, सबसे प्रचुर मात्रा में अंतरकोशीय धनायन है, ठीक है, केटायन, सॉरी ये केटायन, इंट्रासेलुलर केटायन कौन है सबसे उसमें मात्रा में? देखिए तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे, और Na+ हो गया, H+ हो गया, फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर केटायन इज, कौन है इसमें? आपका सबसे वो है पोटेशियम, ठीक है। ये आपका K+ है, K+ सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अंतरकोशीय धनायन है, ठीक है, इंट्रासेलुलर केटायन है। कैसे? पोटेशियम को पौधों द्वारा मिट्टी में पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। देखिए पोटेशियम है, ठीक है, इसको जब अवशोषित किया जाएगा प्लांट में तो केटायन, ये प्लस का सिग्नल जो है यहाँ पे आप केटायन के रूप में, इनको K+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। देखिए मिट्टी में जो भी तत्व मौजूद होते हैं उनका जो अवशोषण होता है वो डिफरेंट फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर पोटेशियम है K है तो उसको उसी फॉर्म में ले लिया जाएगा। क्या होता है कि उसको जो है K+ या फिर जैसे आपने देखा कि बोरॉन को क्या होता है यहाँ पे टेट्राबोरेट और या फिर बोरेट के रूप में अवशोषित किया जाता है, तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाता है और चेंज करके फिर इसका अवशोषण होता है मिट्टी में से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, के को, पोटेशियम को K+ केटायन के रूप में अवशोषण होता है इसका। और यह इंट्रासेलुलर फ्लूइड सबसे प्रचुर मात्रा में धनायन है, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है, साथ ही साथ रंध्रों को खोलने, जो स्टोमेटा होती है, जो लीफ पे आपकी ये स्टोमेटा होती है, इसको क्या करती है? ओपन, ठीक है, ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये जो केटायन, जो K+ पोटेशियम प्लस होता है, केटायन होता है,
ये क्या करता है पोटेशियम, जो स्ट्रोमेटा होता है लीफ पे, इसको बंद करने या खोलने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रोटीन संश्लेषण में ये हेल्प करता है, ठीक है, शामिल होता है। और ये फिर जो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। कौन आपका ये आपका K+ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयन, ठीक है, ये हेल्प करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा और इसको भी आप याद रखिए कि अब क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन ये पूछ दे कि स्टोमेटा के रंध्रों को, जो कि रंध्रों के ओपन और क्लोज करने में कौन हेल्प करता है, तो ये पूछ देगा तो K+, ठीक है, आप आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट इन, लोहे की कमी से पत्ती में होता है। तो ये चारों ऑप्शन आप देखिए, लीफ टिप नेक्रोसिस, पत्ती शीर्ष में ऊतक क्षय, ठीक है, स्मॉल लीव्स डिजीज, छोटी पत्ती रोग, डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण की कमी, इंटरवेनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीफ, ठीक है, पहले नई पत्तियों में ये आपका अंतरसिरीय हरिहीनता होता है, ठीक है। तो आप बताइए इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, तो इनकी डिफिशियंसी से आपका होता है ये इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है, अपीयरिंग फर्स्ट यंग लीफ। देखिए मान लीजिए ये आपका लीफ हो गया, ठीक है, तो ये सारा लीफ जो है, अब मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया लीफ, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, क्लोरोसिस हो जाएगा, तो ये जो वेन है ना, ये येलो हो जाएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, क्लोरोसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। पत्तियां हरी रहेंगी, ठीक है, पत्तियां आपकी हरी रहेंगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, जो वेन्स है, यहाँ पे जो वेन्स है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस। जो ये वेन्स हैं ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये आपका आयरन की जब कमी होती है, ठीक है, जब जब लोहा आयरन को Fe++ के रूप में अवशोषित होता है, तो आयरन क्लोरोफिल की घटक नहीं है, एक्चुअली आयरन जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बट क्या होता है इसमें क्लोरोफिल निर्माण के लिए ये आवश्यक होता है। देखिए Fe++ जो है ये क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये क्लोरोफिल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जबकि इसकी कमी से पत्तियों में तीव्रता से इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, ठीक है, जब आयरन की कमी हो जाती है तो पत्ती में, चूंकि क्लोरोफिल को बनाने में हेल्प करता है आयरन, ठीक है, और जब क्लोरोफिल बनेगा नहीं तो इसमें क्या होगा कि जब हेल्प नहीं करेगा और बनेगा नहीं क्लोरोफिल, इसकी कमी हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगा, जितने भी वेन्स हैं वो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं रहेगी और क्या दिखेगा, ये एलोइश दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही एलोइश दिखेगा, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे। तो इसमें हम और देखते हैं कि क्लोरोसिस की प्रक्रिया मृदा में लोहा के अतिरिक्त मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम और जिंक की कमी से भी होता है, ठीक है, मैग्नीशियम और जिंक की कमी से भी होता है, ठीक है, पहले तो आयरन की कमी से होता है, ठीक है, फिर अगर कहीं पूछेगा ऐसे ऑप्शन में देगा तो मैग्नीशियम और जिंक की कमी से भी क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोसिस यूजुअली ऑकर्स, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है इन स्ट्रॉन्ग लाइट, ठीक है, तेज रोशनी में, ड्यू टू एक्सेसिव रिस्पिरेशन, अत्यधिक श्वसन के कारण, इन डार्कनेस, अंधेरे के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, यही इसका आंसर है, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। जब आपने देखा कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, देखें Fe++, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, ये तीनों के कारण, ठीक है, ये तीनों के कारण जब इनकी कमी होती है तो क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोसिस हो जाती है, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है, जो मैंने आपको बताया कि इसके वेन्स जो है वो येलो पड़ जाते हैं, ठीक है, हरे नहीं रहते, क्लोरोफिल उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, क्लोरोसिस में ये तीनों बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा, आयरन, ठीक है, Fe++, मैंगनीज और जिंक, ठीक है, मैंगनीज और जिंक, ठीक है। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शंस को देख लीजिए, मोलिब्डेनम, ठीक है, मैंगनीज, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो इसमें कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें देखिए मोलिब्डेनम, मैंने आपको बताया मोलिब्डेनम जो है आपका ये मुख्य भूमिका निभाता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसको ये क्या करता है, एक्टिव करता है, एक्टिवेट कर देता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है किसके कारण, मोलिब्डेनम के कारण। ठीक है, ये आपको अब याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज, ताजे जल परितंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक है, कौन है सबसे सीमाकारी कारक। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसमें नाइट्रोजन और सनलाइट, तो कौन है बताइए इसमें है आपका वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर, इसमें क्या होता है, ताजे जल परिसंचरण में जल की सतह पर शैवालों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है लिमिटिंग फैक्टर जल होता है। ठीक है, जब आप देखते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाती है, जब भी बारिश होती है, पानी जहां लग जाता है, या फिर आपके आंगन में या कहीं पुराने घरों में जब पानी लग जाया करता था, तो वहां पे क्या होता था, शैवाल ग्रो कर जाते थे। ठीक है, एल्गी ग्रो कर जाते थे, हरे हरे, ठीक है, नीले हरे शैवाल इनको बोलते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी। वो कैसे, तो उनका मेन जो है लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वाटर, मतलब वाटर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर का प्रेजेंस, जहां पर वाटर होगा, ठीक है, वाटर का प्रेजेंस, जहां वाटर नहीं होता है वहां आपने देखा है कभी ग्रो करते हुए, कभी नहीं देखा होगा ग्रो करते हुए। ठीक है, आपने वहीं देखा होगा जहां पानी लगा होगा, वहीं ये ग्रो करता है। तो सबसे लिमिटिंग फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा वाटर। अब नेक्स्ट देखिए आप, मल्चिंग हेल्प्स इन, मल्चिंग जो है, मल्चिंग में से निम्नलिखित में मदद मिलती है। अब देखिए ऑप्शन, सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, मड फॉर्मेशन, फिश कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सॉइल फर्टिलिटी। मल्चिंग में क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी। या मल्चिंग क्या होता है, देखिए इसमें भूमि के क्षेत्र में बिछाई जाने वाली, देखिए जब आपने देखा हुआ खेत जहाँ फील्ड होती है, वहां पे एक पतली प्लास्टिक की पन्नी बिछा दी जाती है, या फिर पतली जो है आपकी पत्तियों से ढक दिया जाता है, देखा होगा आपने कभी कभी। तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें जो सॉइल मॉइस्चर है उसका संरक्षण होता है, जैसे आप खुला जमीन छोड़ दें तो इवेपोरेशन हो जाता है वाटर का। ठीक है, तो इवेपोरेशन हो जाएगा, और जब आपका ढका रहेगा तो इवेपोरेशन ऐसे नहीं होता है, तो सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है, सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है, जिससे क्या होता है, आपका मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और क्या होता है, इसमें खरपतवारों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, जबकि इसमें खरपतवारों की वृद्धि भी नहीं हो पाती है, ढका रहता है तो। और क्या होता है, क्षेत्र में के मतलब आपको देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, जैसे ढका होगा, आपने देखा होगा कि जैसे वो ग्रीन वो डाल देते हैं ना ऊपर से शीट, तो आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे नर्सरी, जब आप जाएंगे कभी नर्सरी में, तो ग्रीन पर्दा पड़ा होता है ऊपर, तो वहां क्या होता है, आपको बहुत खूबसूरत लगता है, देखने लगता है जैसे कुछ नया चीज हो रही है। ठीक है, तो वो आप देखिएगा कि उसमें जो है, इसलिए बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो इससे क्या होता है कि खरपतवार, यहाँ पे जो है प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है, हल्की सी पत्तियां की शीट बिछा दी जाती है यहाँ पे, तो इससे हेल्प करता है, सॉइल फर्टिलिटी जो है ये वो करता है, सॉइल मॉइस्चर भी कंजर्वेशन होता है, लेकिन इसका सही आंसर ये होगा सॉइल फर्टिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल लेस कल्चर इन ऑफ प्लांट डिस्कार्ड, ये बहुत न्यूज में था एक टाइम में। और न्यूज में क्या हमने देखा होगा कि बहुत लोग जब प्लांट ग्रो करते हैं या फिर गार्डनिंग करते हैं, अपने किचन गार्डनिंग कह लीजिए, या फिर ऐसे गार्डनिंग में नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखिए कैसे करते हैं मैं आपको भी बता रही हूँ। पहले ऑप्शन देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर तो नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, इसमें जो खनिज तत्व, पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, इनको हम क्या करते हैं, पानी का एक कंटेनर लेते हैं, उसमें घोल देते हैं, ठीक है, और उसी में हम पौधों का ग्रोथ करते हैं। तो इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें क्या होता है, सॉइल की आवश्यकता नहीं होती, सॉइल की आवश्यकता नहीं होती, बस वाटर, ठीक है, वाटर में हम क्या करते हैं, सारे पोषक तत्वों को, सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है इसमें घोल देते हैं, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स को हम घोल दिया हमने, और उसमें हम प्लांट्स लगा के ग्रो कर दिए, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट तो शायद पहले से होगा, लेकिन ये चलन में बहुत ज्यादा अब है, ठीक है, चलन में बहुत ज्यादा है। जो भी लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, जिनको जैसे देखिए हमें मिट्टी मिल जाती है, गांव के क्षेत्र में रहते हैं अगर, तो अगर आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहां मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, सारे कंक्रीट के बिल्डिंग ही तो बने हैं, तो मिट्टी मिलना मुश्किल है। तो वहां पे क्या किया जाएगा बताइए, जहां मिट्टी नहीं मिलेगी वहां पौधा नहीं ग्रो करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, वहां भी हम किचन गार्डनिंग कर सके। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, हाइड्रोपोनिक्स को, नया कॉन्सेप्ट है ये, कि हमें सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, हम जाएंगे मार्केट से उठाएंगे पोषक तत्व लाएंगे, हम पानी में डाल देंगे, पानी में डाल करके और हम पौधों को उगा देंगे। तो उनको जो पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है वो पानी से ले लेंगे और उनका पौधा ग्रो कर जाएगा, तो हम गार्डनिंग भी करेंगे और हमें क्या होगा, मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं होगी और मिट्टी की कमी भी नहीं खलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। सो देखिए हाइड्रोपोनिक्स इसका जो है सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द एमिनो एसिड पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। इसका और आप ऑप्शन देख लीजिए, होलो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर। इसका सही आंसर है एपो एंजाइम, ठीक है, एमिनो एसिड का पार्ट ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला पार्ट जो होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है, ठीक है। ये एपो एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, और कार्बनिक अकार्बनिक कोफैक्टर से जुड़कर यह सक्रिय एंजाइम बनाता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया है, वही कॉन्सेप्ट किया गया एपो एंजाइम वाला, ठीक है। तो आप देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज, स्टोमेटीय नियमन में निम्न धातु आयरन प्रयुक्त होता है। तो देखिए आयरन प्रयुक्त होता है एक्चुअली, तो इसका सही ऑप्शन देखिए आप इसके सारे, कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसका सही आंसर होगा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो है ये क्या करता है, स्टोमेटी नियमन, मतलब ये स्टोमेटल रेगुलेशन, जो आपके पौधों पे जो स्टोमेटा होता है, देखिए जो ये आपका मान लीजिए सेल हो गया, ये क्या होगा, स्टोमेटा, ठीक है, ये हो गया स्टोमेटा। स्टोमेटा के नियमन, कब खुलेगा कब बंद होगा, इसके नियमन के लिए पोटेशियम जो है ये हेल्प करता है। गार्ड सेल्स, गार्ड कोशिकाएं में मैलिक एसिड और मैलेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाती है, जो गार्ड सेल्स होते हैं। और ये क्या होता है कि पोटेशियम, ये और फिर मैलेट आयन पोटेशियम आयन क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाता है आपका, पोटेशियम मैलेट, ठीक है, ये बनाता है आपका पोटेशियम मैलेट बनाता है आपका, ठीक है, पोटेशियम मैलेट बनाता है। फिर क्या होता है ये, जिससे गार्ड कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे देखो पोटेशियम मैलेट जब बना लिया तो जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं इनका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, अतः यह एंडोऑस्मोसिस क्रिया होती है और स्टोमेटा खुल जाती है। जब ये एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती है, ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया जो होती है, इससे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है, स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक। तो आप इसको देखेंगे, स्टोमेटी नियमन के लिए पोटेशियम जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मिनरल मेनली रेगुलेट्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, अपूर्ण कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है, ठीक है, कौन सा जल विभव का नियंत्रण करता है। तो इसका ऑप्शंस आप देखिए, Na+, मैग्नीशियम, Mg2+, K+ और Ca2+, ठीक है। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा, इसमें होगा आपका पोटेशियम आयन, ठीक है, K+, पोटेशियम आयन, तो विच मिनरल मेनली रेगुलेट्स द वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल को कौन रेगुलेट करता है, K+ रेगुलेट करता है, ये गार्ड सेल में जल विभव को नियंत्रण करता है और ये प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल ये क्या करता है, उत्पन्न होता है, जिससे आपका हाइड्रोजन जो आपका क्या बोलते हैं वाटर का मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपका
रेगुलेट करने का काम करता है पोटेशियम, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट डिजीज ड्यू टू मैंगनीज, ठीक है, डिफिशियंसी इज, ठीक है, मैंगनीज की डिफिशियंसी की कमी से उत्पन्न पादप रोग है ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बड, फूल गोभी का भूरापन, ठीक है, मार्स स्पॉट ऑफ पीस, मटर का मार्स स्पॉटन, मक्के का सफेद कलिका, व्हाइट बड ऑफ मेस और खैरा ऑफ राइस, ठीक है, चावल का खैरा रोग। तो बताइए क्या होता है इसमें। तो इसमें होता है आपका मार्स स्पॉट ऑफ पीस, ठीक है, इसका सही आंसर है मार्स स्पॉट ऑफ पीस, ठीक है। मटर के जो पौधे पर क्या होता है कि मार्स स्पॉट वो हो जाता है आपके, ठीक है। इसमें लेग्यूम पौधों पर इसमें कमी से जो होता है मैंगनीज की कमी से क्या होता है, कॉटिलिडन में जो बीज पत्र होती है उसमें कॉटिलिडन में भूरे भूरे धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, धब्बे हो जाते हैं मटर के उस पे, इसी को हम बोलते हैं क्या, मार्स स्पॉट ऑफ पीस, ठीक है, ये आपका मैंगनीज की उससे होता है। The disease of potato responsible for famous famine of Europe was caused by और late blight of potato is caused by, देखिए यूरोप के प्रसिद्ध अकाल के लिए उत्तरदायी आलू का रोग अथवा आलू का पछेती झुलसा रोग किसके कारण होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिए इसके ऑप्शंस देखिए, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलानी, पोटैटो मोज़ैक वायरस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, मोर ऑफ दीज मोर ऑफ द एबव और या नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ये बताइए, आपका सही आंसर होगा यहाँ पे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है, आपका फेमस जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो सीड, इसमें जो है सारे जो पत्तियां होती हैं या प्लांट्स होते हैं जो आलू के, वो झुलस जाते हैं, ठीक है, झुलस जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइट्स, ठीक है, ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो। तो इनको बोलते हैं हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्योंकि ये मेच्योर कंडीशन में होता है, जब पौधा आपका परिपक्व हो जाता है तब ये रोग होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसीलिए इसको हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं। और ये आपका जो है यूरोप के में अकाल पड़ा था, उसके बाद इसको देखा गया था। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की उससे क्या फंगस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following plant disease is not a non-parasitic disease, निम्न में से कौन सा पादप रोग परजीवी द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शंस देखिए, खैरा डिजीज ऑफ राइस, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ग्रे स्पॉट ऑफ ओट्स, ठीक है, और आपका यहाँ यहाँ मैंगो नेक्रोसिस, ठीक है। तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या है आपका, यहाँ पे इसका सही आंसर ये है मैंगोनेक्रोसिस, ठीक है, ये आपका नॉन पैरासाइट डिजीज है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following enzyme is inactivated by oxygen, निम्न में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। तो आप ऑप्शन देखिए, डिहाइड्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, फॉस्फेटेज और यूरिनेज। तो आपका सही आंसर होगा नाइट्रोजिनेज, जिसको नाइट्रोजिनेज को आपका एक्टिव करने में हेल्प कर रहा था मॉलिब्डेनम। तो इसका एक तथ्य है कि इसमें ऑक्सीजन, जब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन इसमें आता है तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसको सिर्फ एक्टिवेट कौन करता है, मॉलिब्डेनम, ठीक है, एक्टिवेट सिर्फ मॉलिब्डेनम करता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई तरह से पूछा गया अभी तक, ठीक है, कई तरह से पूछा गया, जो हमने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी किया है तो हमने देखा है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट किसके प्रेजेंस में होता है, सिर्फ मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में नाइट्रोजनेज एंजाइम ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो आप देखिए, थैंक यू, और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे आपके अभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बढ़े और आपका क्वेश्चन जो अटेंड करने का जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, थियरी भी पढ़ते रहिए। बाकी जितने भी मैंने पिछले पेपर कराए हैं वो सब आप जाकर देखिए, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ ऑल और थैंक यू फॉर दैट।